हाय एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में टाइम कम होने की वजह से मैं कंज्यूमर सरप्लस एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो आज के लेक्चर में हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में। राइट। सो कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है? ओके, मार्केट में हर आइटम की, हर गुड की कोई ना कोई प्राइस होती है जिसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। राइट। सो इस पे हमें कोई भी सामान जाके किसी शॉप से या किसी भी रिटेल आउटलेट से हमें वो परचेज़ करना होता है, अगर हम बात करें एंड कंज्यूमर्स की। तो अब ये जो मार्केट प्राइस है, ये हो सकता है कि हमें जस्टिफाइड लगे, हो सकता है जस्टिफाइड ना लगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी अपनी यूटिलिटी है वो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि मार्केट प्राइस हमें उसके हिसाब से बहुत कम लग रहा है। और ऐसा बहुत सारे केसेस में हो सकता है। खास करके मान लो कि आपकी कोई ऐसी नीड है जो उसी पार्टिकुलर कमोडिटी से फुलफ़िल हो रही है। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि आपके लिए आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज आपको हर हाल में वो कमोडिटी कंज्यूम करना ही करना है। तो इस केस में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से द प्राइस दैट यू आर एक्चुअली विलिंग टू पे, the price that you are willing to pay is way more than the market price of that particular commodity। तो इसमें जो गैप है वो गैप बहुत ज़्यादा आएगा और इसी गैप को हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके बताएं यहाँ पे, तो द प्राइस दैट यू आर विलिंग टू पे माइनस द प्राइस दैट यू एक्चुअली पे, इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। अब इसको मैं फिर से एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, लेकिन आप इसको यहाँ पे लिख लो। willing to pay minus the market price। अब इसको बहुत सारे वर्ड्स में अलग अलग फॉर्म्स में लिखा जा सकता है, लेकिन इसकी बेसिक जो मीनिंग होगी वो यही होगी। इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तक कोई भी फर्म कंज्यूमर बिहेवियर को नहीं समझेगी तब तक वो अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी। कंज्यूमर सरप्लस को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि मान लो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी फर्म को ये डिसाइड करना हो कि हमें अपने चीज़ों के दाम बढ़ाने हैं। अब ये दाम कितना बढ़ाया जा सके, नो डाउट उसमें फैक्टर कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फैक्टर कॉस्ट के बारे में हम और अच्छे से बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें चैप्टर में। लेकिन अगर मैं आपको ब्रीफली अभी यहाँ पे समझाऊँ तो जितने भी फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, जैसे लैंड है, लेबर है, राइट, कैपिटल है, तो ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब ये सारे फैक्टर्स के जो भी कॉस्ट इनकर हुए हैं किसी चीज़ के प्रोडक्शन में, वो बेसिस बनता है प्राइसिंग का। बट उसके अलावा भी, क्योंकि हर फर्म चाहती है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करे, और ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज तभी होगा जो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आया है उससे ऊपर आप प्राइस पे मार्केट में सेल करो। अब ये जो गैप होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मार्केट प्राइस में, ये गैप जितना ज़्यादा होता है कंपनी के लिए वो फिर उतनी ही ज़्यादा आइडियल सिचुएशन है। बट किस लिमिट पे कोई फर्म आके रुके और उसके ऊपर प्राइस ना करे, क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था कि अगर चीज़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसकी डिमांड बहुत कम हो जाती है। सो किसी भी फर्म को प्राइस तो बढ़ानी है, लेकिन वो प्राइस किस एक्सटेंट तक बढ़ाई जाए ताकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए। यहाँ पे हेल्प करता है कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट। तो मान लो मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है, जो प्राइस एक्चुअली में कस्टमर्स पे करने को रेडी हैं वो प्राइस बहुत ज़्यादा है अभी के मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो वहाँ पे फर्म के पास एक लीवरेज होगा कि वो अपने प्राइस को बढ़ा दे, क्योंकि वहाँ पे प्राइस बढ़ाने से उनको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। हो सकता है क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बोलता है कि हम कुछ भी प्राइस बढ़ाएं, थोड़ा भी बढ़ाएं, तो कुछ ना कुछ डिमांड कम होगा ही होगा। तो इस केस में हो सकता है कि अगर प्राइस बढ़ा दे तो कुछ डिमांड कम हो जाए, लेकिन फर्म उसको रिकवर कर लेगी बिकॉज उनकी सेल्स भी बढ़ रही हैं। सॉरी, अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो हो सकता है कि क्वांटिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाए जो मार्केट में डिमांड की जा रही है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा प्राइस है इसकी वजह से फर्म अपने कॉस्ट को रिकवर कर लेता है, और जो टोटल रेवेन्यू है वो हो सकता है फर्म का बढ़ जाए। भले ही क्वांटिटी सोल्ड डिक्रीज हो रही हो, लेकिन टोटल रेवेन्यू वहाँ पे बढ़ सकता है क्योंकि प्राइस अब ज़्यादा हो चुका है।
सो इसलिए कंज्यूमर सरप्लस को समझना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ आप ध्यान रखना यहाँ पे, इस पे हो सकता है कोई क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, ये जो विलिंगनेस टू पे है, ठीक है, हाउ मच अ कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर दैट पार्टिकुलर कमोडिटी will be dependent on his marginal utility that he derives from that particular commodity। तो सिंपलर टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि ये जो विलिंगनेस टू पे है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द मार्जिनल यूटिलिटी। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी जितनी कम होती जाएगी तो कोई भी कंज्यूमर बहुत कम, जो मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस और विलिंगनेस टू पे इसमें जो डिफरेंस था बहुत ज़्यादा, ये डिफरेंस कम होता जाएगा जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। लेकिन अब क्योंकि अब आपने रीड कर लिया सब कुछ, तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार बता दूँ कि जो भी हमने रीड किया अभी तक, वो चाहे आज के लेक्चर में कंज्यूमर सरप्लस हो, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये सब को एक साथ हम बोलते हैं कार्डिनल कॉन्सेप्ट। कार्डिनल कॉन्सेप्ट ये दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, अब इसको हम कार्डिनल क्यों बोलते हैं? कार्डिनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हमने यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था पहले लास्ट क्लास में, उसमें हमने देखा कि हम एक्चुअली वी कैन मेजर यूटिलिटी। नो डाउट ये सब्जेक्टिव टर्म है, यूटिलिटी हर आदमी के लिए, हर कंज्यूमर के लिए अलग अलग हो सकती है, बट फिर भी हर कंज्यूमर के कॉन्टेक्स्ट में वी कैन डिराइव द वैल्यू ऑफ यूटिलिटी। ये आपको मान के चलना है पहले ही। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कार्डिनल कॉन्सेप्ट। जो भी था यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, और लास्ट में हमने देखा कंज्यूमर सरप्लस। तो ये सब आते हैं किसके ब्रैकेट में? कार्डिनल कॉन्सेप्ट जो दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, ये जो कार्डिनल कॉन्सेप्ट है, दिस इज वन ऑफ 2 वेज टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर। अब जो नेक्स्ट वाला है, जो आज के लेक्चर में हम देखेंगे, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट, और ये दिया था हिक्स एंड एलन ने। तो कार्डिनल कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, राइट, और उसके थ्रू हम डिसाइड करेंगे या फिर उसके थ्रू हम ऑब्जर्व करेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है और फिर हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बट जो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट होगा उसमें एक्चुअल यूटिलिटी मेजर नहीं की जाती। इसमें बस कंपेयर किया जाता है कि अगर मान लो कि कोई बास्केट ऑफ गुड्स है, उसमें बहुत सारे गुड्स हैं, तो ये देखना कि मुझे किस क्वांटिटी में कौन सा गुड कंज्यूम करना है। बेसिकली हम इसको रीड करेंगे अभी आगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एक्चुअल मेजरमेंट नहीं होती, यहाँ पे बस हम कंपेयर करते हैं, और इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। और ये सब आप नोट करके रखना कि ये जो विलिंगनेस टू पे है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू मार्जिनल यूटिलिटी। यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। उसके बाद कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या है? तो विलिंगनेस टू पे माइनस व्हाट द कंज्यूमर एक्चुअली पेज, मतलब मार्केट प्राइस। तो ये दूसरे वर्ड्स में भी अगर दे रखा हो तो आपको वहां पे वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। जैसे मैं सिंपली इसको लिख सकता हूँ MU माइनस पी। MU माइनस पी क्या देगा हमें? कंज्यूमर सरप्लस। तो लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आपको समझना है कि इनकी मीनिंग यहाँ पे क्या क्या है। ओके, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस, ये सारे कार्डिनल कॉन्सेप्ट हैं। और आज जो हम रीड करेंगे अब इसके बाद, वो हमारा होगा ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये सारा आपको ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट में अभी आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। राइट, अभी इसको स्टार्ट करने के पहले आप एक एग्जाम्पल समझो, क्योंकि एग्जाम्पल से रिलेट करना बहुत आसान हो जाएगा और आपको समझ में भी बहुत जल्दी आएगा, फिर आप भूलोगे नहीं। तो सपोज कि आप कोई नॉर्मल थाली कंज्यूम करते हो, नॉर्मल कोई थाली खाते हो जिसमें रोटी है, राइस है, उसके बाद दाल है,
सब्जी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी जितने भी आइटम्स हैं थाली में, उसको हम अभी फ़िलहाल के लिए इग्नोर करते हैं। अभी आपको फोकस करना है रोटी और राइस के रेशियो पे, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कॉम्पोजिशन पे, कि आपको किस किस क्वांटिटी में चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एजम्पशन ये है कि आपको राइस एंड रोटी दोनों कंज्यूम करनी है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं राइस लूँगा ही नहीं, फिर हमारी थ्योरी यहाँ पे वर्क नहीं करेगी अभी। तो जब भी किसी भी कंज्यूमर को मार्केट से बहुत सारा सामान लाना पड़ता है, आप अपने घर पे भी देख लो अगर, तो पूरे मंथ के ड्यूरेशन में बहुत सारी चीज़ें बगल के दुकान से आ रही होती है, तो आपके बास्केट में बहुत सारे गुड्स हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं कोई पार्टिकुलर गुड ही पूरे महीने भर कंज्यूम करूँगा। आप एक ही खाना हर रोज़ नहीं खा सकते, राइट। तो ये एजम्पशन आपको रखना है पहले ही कि आप बहुत सारे आइटम्स, बहुत सारे गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं। बट होता क्या है कि हर गुड को आप अनलिमिटेड नंबर में कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर आप गुड ए को किसी खास क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा उसी समय कि गुड बी की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, क्योंकि हर गुड को आप अनलिमिटेड नंबर में कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बजट वहाँ पे लिमिटेड है, और बजट ही सबसे बड़ा कॉन्स्टेंट होता है। बजट की वजह से आपको हर कमोडिटी की क्वांटिटी को देखना होता है, डिसाइड करना होता है कि ये मुझे किस क्वांटिटी में कंज्यूम करना है। ओके, वापस अपने एग्जांपल पे आते हैं कि सपोज़ आप अभी थाली लेने जा रहे हैं, तो आपको ये अब देखना है कि आपको रोटी कितनी चाहिए और राइस की वहाँ पे कितनी क्वांटिटी चाहिए। अब ये जो टेबल बना है इसमें आप ध्यान से देखो, ना तो रोटी ना राइस, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है। तो ये जो हमारा सबसे पहला एजम्पशन था वो ये कि आपको दोनों कंज्यूम करना है। सो सपोज़ अगर आप एक रोटी लेते हो, उसके रिस्पेक्ट में आपको उसी समय 200 ग्राम, ठीक है, 200 ग्राम आपको राइस कंज्यूम करना होता है। अगर मान लो कि आपने डिसाइड किया कि आज आपका चावल खाने का बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा है, ठीक है, रोटी खाने का ज़्यादा मन हो रहा है, तो आप एक रोटी वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आपने एक रोटी बढ़ाई तो क्या होगा कि राइस की आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। ओब्वियसली आपकी जो यूटिलिटी है मैक्सिमम वो फिक्स है। आपको आपको जितनी भूख होगी आप अभी उतना ही खाना कंज्यूम करोगे, ठीक है। तो अगर आप एक रोटी और 200 ग्राम राइस ले रहे हो और रोटी की क्वांटिटी आपने बढ़ा दी, तो आपको राइस की क्वांटिटी कम करनी होगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम हमेशा बात करते हैं कि द कंज्यूमर हैज़ टू बी रैशनल। वो रैशनैलिटी यहीं से आती है कि आप अनलिमिटेड कुछ भी कंज्यूम नहीं करोगे। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी यूटिलिटी है, आपको उसी हिसाब से देखना होता है। अब मान लो कि रोटी 2 से बढ़ा के आपने 3 कर दी, तो यहाँ पे क्या होगा, जो 150 ग्राम था राइस का वो अब घट के हो गया 125। फिर रोटी अगर 4 है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 110, और रोटी 5 है तो ये क्वांटिटी घट के हो गई 100। अब हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगे तो वो 6 रोटी कंज्यूम कर ले, उस केस में हो सकता है कि राइस की क्वांटिटी घट के हो सकता है 50 पे आ जाए, 60 पे आ जाए। तो ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, बस आपको समझाने के लिए कि ये थ्योरी कैसे वर्क करती है रियल लाइफ में, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आपको दिखाया है अभी, इसको हम बोलते हैं इनडिफरेंस शेड्यूल। इसका मतलब क्या हो गया, तो जैसे हमने रीड किया है डिमांड शेड्यूल के बारे में कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड के बेसिस पे जब हम डिमांड कर्व प्लॉट कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई भी रैंडम वे में हम प्लॉट कर देंगे। हमें वैल्यूज़ चाहिए होती है कि किस प्राइस लेवल पे मार्केट में किस प्राइस लेवल पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसकी वैल्यू क्या है। जब ये दोनों वैल्यूज़ हमें मिलती है उसके बाद हम डिमांड कर्व को प्लॉट करते हैं। अब ये जो वैल्यूज़ है, अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दो तो हम उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। लाइकवाइज जो हमारा यहाँ पे इनडिफरेंस कर्व, जो कि हम बाद में प्लॉट करेंगे अभी, तो उसके लिए पहले आपको वैल्यूज़ लिखनी होगी कि आपके गुड्स का कॉम्बिनेशन क्या क्या है। तो मान लो यहाँ पे ये है हमारा कॉम्बिनेशन ए, दिस इज कॉम्बिनेशन बी, सी, डी और ई। कॉम्बिनेशन ए में हम 1 रोटी एंड 200 ग्राम राइस ये हम कंज्यूम कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन बी में 2 रोटी एंड 150 ग्राम ऑफ राइस, फिर 3 125, 4 110 और 5 100। अब हम इसको प्लॉट करेंगे।
यहाँ पे मान लो रोटी है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमें राइस को डिनोट करना है। तो हमने मान लो यहाँ पे कर दिया, ये 50 है, ये 100 है, ये 150 और ये 200। ओके, अब आप ध्यान देना, जब रोटी यहाँ पे 1 है, बल्कि इसको लिख ही लेते हैं 1 2 3 4 5। ओके, अगर एक रोटी है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है 200, तो कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा ये। सेकेंड केस में 2 पे ये आया 150 पे, तो यहाँ पे आ गया। अच्छा, उसके बाद थर्ड पे ये है 125। अब 125 देखो तो यहाँ और यहाँ के बीच में होगा कहीं, राइट? तो आपको इधर ये कर देना है ऐसे। उसके बाद फोर्थ यूनिट पे राइस की वैल्यू हो गई 110, तो ये जस्ट इसके ऊपर होगा। सॉरी, फिफ्थ पे ये आ गया 100 पे, तो मतलब पूरा यहाँ। अब आप इसको अगर प्लॉट करो तो ये कुछ ऐसा बनेगा। वैल्यूज़ क्योंकि बहुत ही रैंडम है तो ग्राफ बहुत अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आई होगी कि जो शेप होता है इंडिफरेंस कर्व का, वो शेप कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब इसको मैं दूसरे ग्राफ पे आपको दिखाऊं अगर, तो ये शेप कुछ ऐसा होता है। ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान देना, विद ईच एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड एक्स, जो कि यहाँ पे रोटी है, विद ईच एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी ए, द यूनिट्स रिक्वायर्ड ऑफ कमोडिटी बी इज डिक्रीजिंग। मतलब ये जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, कि हम इसकी यूनिट बढ़ाएंगे तो ये अपने आप डिक्रीज होता जाएगा। तो डिमांड कर्व की तरह ही ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। और इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि आप अगर इसकी एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ गिव अप करना पड़ेगा कमोडिटी बी में, और ये हर केस में ट्रू है। ठीक है, ओके, ये हमारा हो गया इंडिफरेंस कर्व। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व को हम और भी बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे एक हो जाएगा इक्वल यूटिलिटी कर्व, इक्वल यूटिलिटी कर्व, या फिर आइसो यूटिलिटी कर्व। अब हो सकता है कि आपने इंडिफरेंस कर्व के नाम से सारा कुछ रीड कर लिया होगा। एग्जाम में मान लो इंडिफरेंस कर्व यूज़ ना करके वहाँ पे अगर ये सब टर्म्स यूज़ करें, तो भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने रीड किया है वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि ये उसी का सिनोनिम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब अगर मान लो कि जैसे हमने डिमांड कर्व में देखा था, जब लोगों की इनकम बढ़े, ठीक है, या फिर प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर है, क्योंकि अगर आप डिमांड फंक्शन को देखो तो उसमें प्राइस के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। सो प्राइस के अलावा जो बाकी के वेरिएबल्स हैं, जैसे इनकम है या फिर लोगों का टेस्ट है, अगर ये सब चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट फिर इंडिफरेंस कर्व पे भी आएगा। तो उस केस में क्या होगा, इंडिफरेंस कर्व, ये आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अगर वेरिएबल्स में चेंजेस आ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट इंडिफरेंस कर्व पे भी आएगा। और पहले अगर मान लो, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ IC1 से, पहले अगर इंडिफरेंस कर्व कुछ ऐसा था और बाद में कोई वेरिएबल चेंज हो गया, मान लो लोगों की इनकम बढ़ गई, तो हो सकता है कि इंडिफरेंस कर्व फिर शिफ्ट हो जाए ऐसे। इसको हम बोल देते हैं IC2। अच्छा, फिर उसके बाद अगर इनकम चेंज हो जाए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको हम दे देते हैं नाम IC3। ओके, तो यहाँ पे नोट करना आप कि जैसे जैसे अगर लोगों की इनकम बढ़े या फिर कुछ ऐसे फेवरेबल वेरिएबल्स चेंज हो, या फिर जो वेरिएबल्स हैं वो हमें फेवर करते हुए चेंज हो रहे हैं, मतलब हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, उस केस में क्या होगा कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है वो सेंटर से अवे जाता जाएगा, यानी ये इसके राइट साइड में ऐसे। और अगर जो हमारा पहला इंडिफरेंस कर्व था, दैट इज IC1,
अगर उसके बगल में लेफ्ट साइड में कोई इंडिफरेंस कर्व आ जाए तो मतलब हमारी बाइंग कैपेसिटी घटी है। इसके वजह से क्या हुआ है कि हम अब कम यूनिट्स को कंज्यूम कर पाएंगे। लेकिन अगर हम किसी एक पार्टिकुलर आईसी कर्व को देखें और उसके अलोंग अगर मूवमेंट हो रही है तो उसका मतलब सिंपली ये है कि पहले जो हम राइस की 1 यूनिट कंज्यूम रोटी की 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे और राइस की 200 ग्राम, फिर हम नीचे आते गए, ठीक है। यानी इस कर्व के अलोंग अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी चेंज नहीं हो रही। मतलब जो टोटल सेटिस्फैक्शन हम डिराइव करते हैं आफ्टर कंज्यूमिंग दीज कॉम्बिनेशंस, ये हमारा एग्जैक्टली सेम रहेगा अगर हम आईसी कर्व के अलोंग मूव करेंगे तो। लेकिन अगर इसको हम शिफ्ट कर दें तो वहाँ पे जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो यहाँ पे चेंज हो सकती है पूरी। जैसे अगर यहाँ पे 1 रोटी और यहाँ पे है 200 राइस, तो अगर आप देखो इधर राइस की क्वांटिटी यहाँ पे सेम रख दो आप 200, लेकिन जितने अलग अलग आईसी कर्व्स हैं वो आपको रोटी की अलग अलग क्वांटिटी देंगे यहाँ पे। तो मतलब सिंपल है कि एक आईसी कर्व के अलोंग अगर हम मूव करें तो हमारा टोटल सेटिस्फैक्शन जो हम डिराइव कर रहे हैं वो सेम रहने वाला है, बट आईसी कर्व्स अगर अलग अलग हो जाएं तो उसमें हमारी टोटल सेटिस्फैक्शन चेंज हो जाती है, टोटल यूटिलिटी हमारी चेंज हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब अगर आप इन सारे कर्व्स को एक साथ देखो कि अलग अलग सेटिस्फैक्शन लेवल पे अलग अलग कर्व्स क्या होंगे, तो इन सबको हम एक साथ बोलते हैं आईसी मैप, इंडिफरेंस कर्व मैप, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व मैप। ओके, तो इंडिफरेंस कर्व देख लिया हमने, उसके बाद आईसी मैप भी देख लिया हमने। एक बार हम ये देख लेते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे आपसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, बट न्यूमेरिकल्स कर पाने के लिए आपको ये बहुत अच्छे से पहले समझना होगा, और आपको ऐसे बहुत रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर आपने इसके तरीके को समझ लिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो मैं ट्राई करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ ठीक से। ओके, थोड़ा एसी वो कर देना, टेम्परेचर बढ़ा दो, थोड़ा ठंड लग रही है बहुत। ओके, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कि जो हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन है दैट इज़ कॉम्बिनेशन ए, तो यहाँ पे 1 रोटी, यहाँ पे 200 ग्राम राइस, ठीक। मान लो कि आपने डिसाइड किया कि आपको आज ये कॉम्बिनेशन कंज्यूम नहीं करना, आपको रोटी की क्वांटिटी बढ़ानी है और राइस की आपको कम करनी है। तो आपने राइस एग्जैक्टली कितना कम किया है, 50, और रोटी आपने कितनी गेन की है, 1। यानी टू कंज्यूम 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ रोटी यू हैड टू फॉरगो 50 यूनिट ऑफ राइस। अब ये यूनिट यहाँ पे क्या है, तो वो है ग्राम, ठीक है। हम इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब कोई एक पार्टिकुलर कमोडिटी को एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के लिए हम दूसरे कमोडिटी को कितना फॉरगो कर रहे हैं, या फिर हम उसको कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसी की स्टडी होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, आप जैसे अगर यहाँ पे मैं लिखूँ तो ये डिफरेंस है 50 का, ये डिफरेंस हो गया 25, ये डिफरेंस हो गया 15, ये डिफरेंस हो गया कितना, 10। यहाँ पे क्या है, सब में हमने कांस्टेंट रखा है। इसको कांस्टेंट यहाँ पे इसीलिए रखा है कि समझाने में आसानी हो। तो हर बार जब आप एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ रोटी कंज्यूम कर रहे हैं तो आप देखो कि आपने कितना सेक्रीफाइस किया है राइस को। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे आपने जो सेक्रीफाइस किया दैट इज़ ऑफ 50, सेकेंड स्टेज पे 25, थर्ड स्टेज पे 15, फोर्थ स्टेज पे 10। अब आप ध्यान देना यहाँ, क्या ये चीज़ रैशनल नहीं है, या फिर ये चीज़ हमने जो लास्ट लेक्चर्स में कुछ भी रीड किया हो, वो चाहे मार्जिनल यूटिलिटी है चाहे टोटल यूटिलिटी है, उसमें भी हम यही देख रहे थे कि एक वहाँ पे कॉन्सेप्ट था जिसको हम बोलते थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम किसी भी गुड के एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम कर रहे होते हैं वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम होती जाती है।
तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करेगा। तो आप जैसे जैसे रोटी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, रोटी की यूटिलिटी या फिर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, हर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ रोटी की मार्जिनल यूटिलिटी पहले वाले यूनिट के मार्जिनल यूटिलिटी से कम होती जाएगी। एंड दैट्स वाई आप क्या है कि अगर आप 2-3 रोटी कंज्यूम कर लो, उसके बाद आप ये नहीं चाहोगे कि मैं राइस को एकदम से ख़त्म ही कर दूं, मतलब ये आपको थोड़ी बहुत चाहिए होगी। इसीलिए जो सैक्रिफाइस करने का एक्सटेंट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ पे आने के बाद आपने बोल दिया कि नहीं, अब मुझे इतना तो चाहिए ही, ये मेरा मिनिमम है। ठीक वैसे ही जैसे रोटी मिनिमम 1 थी, वैसे ही राइस मिनिमम 100 ग्राम है, इससे कम मुझे कंज्यूम ही नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ तक आते आते ये जो सैक्रिफाइस करने का एक्सटेंट है वो फिर कम होता जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना आप, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। अगर मैं इसी को थोड़ा सा टेक्निकल वे में लिखूं, अब ये राइस रोटी दोनों क्योंकि आर से स्टार्ट है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ चावल। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे सी से। तो फिर हम इसको लिखते कैसे हैं, MRS का मतलब यहाँ पे हो गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट हम किसको कर रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा रोटी कंज्यूम करने के लिए हम चावल के कुछ यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, राइट। जो चीज़ हमें एक्स्ट्रा चाहिए, जो कमोडिटी हम एक्स्ट्रा कंज्यूम करना चाह रहे हैं, उसको हम पहले लिखते हैं, उसको हम अपने साथ रखते हैं क्योंकि हमें ये और चाहिए, राइट। तो आर को हम लिखेंगे पहले और जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसको हम लिखते हैं बाद में। इसको आप ज़रूर से लिख लेना अलग से, क्योंकि ये तरीका अगर आपने समझ लिया तो आपको न्यूमेरिकल्स में या फिर अगर मान लो कि ऐसे फॉर्म में दे दिया जाए क्वेश्चन, तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इस चीज़ में बहुतों को कन्फ्यूज़न होती है कि पहले क्या लिखा जाता है, बाद में क्या लिखा जाता है। जिस कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट आपको चाहिए उसको आप लिखोगे पहले, और जो आपको सैक्रिफाइस करना है वो आप लिखोगे बाद में। ठीक है, अच्छा, अब अगर मान लो यहाँ पे मुझे निकालना हो कि मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है ये वाले पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो आपने एक रोटी एक्स्ट्रा ली और आपने कितना किया फॉरगो, आपने किया 25, राइट। ठीक है, अब इसको अगर हम अगेन टेक्निकल टर्म्स में अगर लिखे, डिनोट करें, अब यहाँ पे डिराइव करने का पॉइंट नहीं है क्योंकि उसमें फिर बहुत टाइम लग जाएगा। आप इसको सिंपली ऐसे याद रखना, अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट कि जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, उसके मार्जिनल यूटिलिटी को आप लिखोगे पहले, यानी ऊपर न्यूमरेटर में, और जो कमोडिटी आप सैक्रिफाइस करना चाह रहे हैं उसको आप लिखोगे डिनोमिनेटर में। ये आपको वैल्यू दे देगा किसकी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। अच्छा, अभी तक ये जो आप देख रहे हो ये धीरे धीरे MRS कम हो रहा है, इसीलिए बिकॉज ईच एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ रोटी के साथ साथ उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी डिक्रीज होती जाती है। और जैसे जैसे हम रोटी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे फिर क्या होगा, राइस की मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाती है। यानी आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हो इसमें, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ राइस, रोटी, ये आपकी घट रही है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ राइस दैट इज़ चावल, ये आपका बढ़ रहा है। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट आएगा इस पर वो ये आएगा, ठीक है, कि ये भी आपका डाउनवर्ड ही जाएगा ऐसे। ये आपका हो गया इंडिफरेंस कर्व, राइट। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व पे आप अगर देखो तो इसका जो स्लोप होता है, किसी भी पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होगा वो हमें देता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये हो गया, तो ये भी आप नोट कर लो। और इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा चाहिए वो सबसे पहले लिखो, और अगर आपको उसे फॉर्मूला के वे में लिखना है ऐसे, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ राइस हो जाएगी, रोटी हो जाएगी पहले और राइस की हो जाएगी नीचे। तो ये आप ध्यान रखना है ऐसे। फिर हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। उनमें से कुछ तो हमने देख लिया ऑलरेडी, बट जो बचे हुए हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ ताकि आसानी रहे। सबसे पहला कि ये कर्व
डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है ये भी मैंने समझा दिया। अच्छा, सेकेंड जो होगा इसमें वो ये कि दिस कर्व विल बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब क्यों होता है ऐसे? वो इसलिए है बिकॉज ये कर्व ऐसे ही बेंड करेगा। ओब्वियसली अगर आप देखो, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे ग्राफ के थ्रू फिर से समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। मान लो यहाँ पे कमोडिटी एक्स, दो यहाँ पे क्वांटिटीज़ हैं, ठीक। यहाँ पे मान लो y1 है और ये है y2। अब आप ध्यान से देखना, मैंने दो यहाँ पे पैरेलल लाइंस ड्रॉ किए, उसके करस्पॉन्डिंग ये x1 x2 है, और इस ग्राफ पे आप देखो y1 यहाँ पे है और y2 इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे है। अब ये चीज़ तो आपको विजिबल होगी बहुत अच्छे से कि x1 x2 में जो गैप है, मतलब ये डिस्टेंस, इससे फार मोर डिस्टेंस y1 y2 के बीच में है। ये आपको दिखा? ये डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे जैसे हम राइटवर्ड जाएंगे, या फिर इस कर्व पे जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे ये डिफरेंस कम होता जाएगा y1 y2 के बीच वाला। और वो इसीलिए है बिकॉज ये कर्व बेंड कर जाता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जब ऐसे जाएगा तो जैसे मान लो आप यहाँ पे लोगे अगर, तो यहाँ पे देखो ये x3 है, ये x4 है, इसके करस्पॉन्डिंग y3 यहाँ पे है और y4 यहाँ पे है। तो अब देखो कि इसके बीच में गैप कितना कम है, बट x3 और x4 के बीच में गैप बढ़ गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना। एक केस में ये प्रॉपर्टी वायलेट होगी, वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। अच्छा, इसमें थर्ड है प्रॉपर्टी, वो है कि टू आईसी कर्व्स, टू आईसीज कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये नहीं हो सकता कभी। अब ये क्यों नहीं होगा? तो इनडिफरेंस जो हमने शेड्यूल बनाया था उसका पूरा पॉइंट यही है कि आपको जो सेटिस्फैक्शन चाहिए वो आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में मिल सकते हैं, ठीक। अब वो जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे वो एक सिंगल आईसी कर्व पे ही डिनोट किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई और आईसी कर्व हो जिस पे आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले, फिर हमारी पूरी थ्योरी वायलेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ओके, फिर है हायर आईसी कर्व। हायर आईसी कर्व विल गिव हायर सेटिस्फैक्शन। ये मैंने आपको उसी समय बता दिया था कि अगर आप बहुत सारे आईसी कर्व्स ड्रॉ करो तो उसमें जो राइटवर्ड होगा या फिर जो हायर होगा वो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये दोनों कर्व्स आपको हायर सेटिस्फैक्शन देंगे, लेकिन ये कर्व ये आपको लोअर सेटिस्फैक्शन देंगे, ठीक है। अब ये हम जो भी ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ पे आप ध्यान देना कि मैंने किसी भी कर्व में इसको एक्स एक्सिस से टच नहीं कराया, ठीक है। यहाँ पे गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं हुआ ये। किसी भी कर्व को मैंने एक्स या वाई एक्सिस से टच नहीं कराया है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो मैंने आपको बताया पहले ही कि मुझे रोटी भी कंज्यूम करना है और राइस भी करना है, तो दोनों में से कोई जीरो नहीं हो सकता, वरना फिर जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इनडिफरेंस का वो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें दो कमोडिटीज़ को कंज्यूम करना ही करना है और उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई मैं बिल्कुल कंज्यूम ही ना करूं। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि द आईसी कर्व विल नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट। बट अगेन ये भी एक केस में वायलेट होता है। अब हम सीधे बात कर लेंगे उसके एक्सेप्शंस की। अब मान लो कि हम बात कर रहे हैं अभी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की। इस केस में जो इंडिफरेंस कर्व होगा
वो आपका कुछ ऐसा होगा। और इस केस में हमारी थ्योरी वायलेट होती है कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, क्योंकि मैंने जो बात बताई रोटी राइस की, ये दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। रोटी में आपको अलग टाइप की यूटिलिटी मिलती है, राइस में आपको अलग टाइप की यूटिलिटी मिलती है। बट कोई ऐसी चीज़ हो जो रोटी जैसी ही है बिल्कुल, ठीक है, या तो आप रोटी कंज्यूम करो या फिर वो दूसरी वाली कमोडिटी। तो उस केस में हो सकता है कि आप रोटी ही खा जाओ पूरा और वो दूसरी कमोडिटी छोड़ दो। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपने मान लो पूरी की पूरी रोटी ही कंज्यूम कर ली तो आप यहाँ पे ग्राफ पे रहोगे और वो दूसरी कमोडिटी जीरो हो जाएगी। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का अगर आप ऐसे बनाओगे इंडिफरेंस कर्व तो वो आपका कुछ ऐसा बनेगा। या फिर अगर मान लो कि पूरी की पूरी आपने कंज्यूम नहीं की है रोटी, आपने कुछ यूनिट्स दूसरे कमोडिटी का भी कंज्यूम किया है, तो उस केस में भी क्या होगा कि ये जो कर्व है ये एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन होगा। और ये स्ट्रेट लाइन किस लिए होगा, क्योंकि अब आपके लिए बहुत सिंपल है, मतलब अब आपको रेशियो डिटरमाइन करने में दिक्कत नहीं हो रही। जो दिक्कत आपको पहले रोटी और राइस में हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर यूनिट की और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्राम की, राइट। तो दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं। बट अगर कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो आप मान लो कि टोटल आपको 6 रोटी खानी है, तो 6 रोटी खानी है और जो दूसरी कमोडिटी है जो कि रोटी की तरह ही है बिल्कुल, उसको भी आप पीस में डिनोट कर सकते हैं। तो सपोज अगर आपने 6 रोटी खानी है एक दिन में, तो 3 आप रोटी खाओ और 3 आप ऐसे ब्रेड खाओ, या फिर 2 रोटी खाओ 4 ब्रेड खाओ, या फिर 4 रोटी 2 ब्रेड। कहने का मतलब है ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए ऐसे। तो उस केस में ग्राफ जो बनेगा वो बनेगी स्ट्रेट लाइन की तरह ऐसे। जो दूसरा केस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देके समझना होगा। इसका आईसी कर्व कुछ ऐसे बनेगा। पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे हो गया। जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उनका ग्राफ, उनके आईसी कर्व्स हम कुछ ऐसे बनाएंगे। अब ये देख के अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो सपोज कि आप मार्केट में शूज़ लेने गए, तो ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ लेफ्ट फुट का शू लेके आ जाओ और राइट वाले साइड का ना लो। या फिर मान लो कि आपके पास बहुत सारे जूते हो सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल की तरह लूँ अगर, तो सपोज़ कि आपके पास 100 पेयर्स हैं शूज़ के। अगर ये 100 पेयर्स में से मान लो कि लेफ्ट साइड के लेफ्ट फुट के 30 पेयर्स के शूज़ गायब हो जाएं, तो आपके पास जो रिमेनिंग राइट साइड वाले अभी भी हैं बचे हुए, वो अब किसी भी काम के नहीं रहे। तो आप समझना, मान लो कि मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं लिख देता हूँ 5, ये है 10, ये है 15, ये है 20, ठीक। इस पॉइंट पे मेरे पास 5 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं, जिसमें दोनों साइड के मेरे पास शूज़ हैं। तो मतलब कि ये मैं जब चाहे पहन सकता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट फुट और यहाँ पे राइट फुट। हर पेयर अलग अलग है, कोई भी 2 पेयर आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। तो मान लो कि जब तक मेरे पास 5 पेयर्स थे शूज़ के, उसके बाद मैं लेफ्ट साइड का एक एक जूता मान लो मैं कलेक्ट करता गया, ठीक है। नो मैटर मैं कितने भी शूज़ कलेक्ट कर लूँ सिर्फ लेफ्ट फुट के, वो मुझे उससे मुझे अपने यूटिलिटी में किसी भी तरह का चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरे लिए वो अभी भी यूजेबल नहीं है। लेफ्ट साइड का कितना भी मुझे मिल जाए, मैं उसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरे पास राइट साइड का भी ना हो, और राइट साइड का होगा तभी वो यूजेबल है। तो दोनों एक साथ चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों वाले एक साथ चाहिए। तो अगर सिर्फ मुझे कोई लेफ्ट साइड का देता रहे तो वो मेरे लिए यूजेबल नहीं है, उससे मेरे यूटिलिटी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, राइट। द मोमेंट somebody gives me 5 additional ठीक है 5 एडिशनल यूनिट्स ऑफ ये जो राइट फुट का है शू, तो क्या होगा कि ये तो मेरे पास था ही पहले से,
अब ये भी अगर मिल गया तो मैं सीधे यहाँ पे आ जाऊँगा 10 वाले पे। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है कि दोनों एक साथ चाहिए होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में दोनों आपको अगर एक साथ मिलेगा तो आप यहाँ पे आ जाओगे, फिर अगर दोनों एक साथ मिलेगा तो आप यहाँ पे आ जाओगे, नहीं तो लेफ्ट साइड का कितना भी दे दो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो राइट साइड वाली यूटिलिटी है 5 वो वहीं की वहीं रहेगी और आपकी टोटल यूटिलिटी भी 5 पे ही रहेगी यहाँ पे। लाइकवाइज आपको अगर सिर्फ कोई राइट वाला ही देता जाए तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि लेफ्ट का अभी भी आपके पास 5 ही है। तो इसलिए इसका कर्व कुछ ऐसा होता है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत सारे टाइप के आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग टाइप के जो गुड्स हैं या फिर जो कॉम्बिनेशंस होंगे तो उनके फिर आईसी कर्व्स कैसे प्लॉट होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है। या फिर सिंपली ये भी पूछ सकते हैं आपको कि इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आईसी कर्व्स का नेचर कैसा होगा। तो ये आप देखो कि राइट एंगल पे है, ये राइट, ये राइट एंगल पे है और यही केस है जो आपको बस राइट एंगल पे दिखता है। बाकी जितने भी केसेस हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, वहाँ पे आपका कोई एंगल नहीं बन रहा है एज सच कि जो 2-3 कर्व्स हैं, ठीक है, यहीं पे आपको ऐसा दिखेगा। तो आईसी कर्व ये राइट एंगल के शेप में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इसके साथ जो हमारा कंज्यूमर थ्योरी का पार्ट था वो हमारा हो गया यहाँ पे ख़त्म। नेक्स्ट बचता है सेकेंड चैप्टर में, वो है हमारा थ्योरी ऑफ सप्लाई। और ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, क्योंकि अगर आपने थ्योरी ऑफ डिमांड को अच्छे से रीड किया है, अगर आपने इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझा है अच्छे से, तो तरीका वही रहने वाला है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें बदलती हैं, लेकिन वो पार्ट बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। आज के लेक्चर को और इसके पहले जो हमने यूटिलिटी वाला पार्ट कवर किया है, ये दोनों आपको बहुत अच्छे से रीड करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए थे और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। अगर आपने ये सब समझा है तभी आप आगे वाले चैप्टर समझ पाओगे, उसके बिना समझना मुश्किल है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। आज हमने जितनी भी चीज़ें कवर की हैं उसमें से कुछ भी अगर समझ में ना आया हो, मैंने एग्जाम्पल्स भी बहुत सिंपल ही लिए थे ताकि आपको रिलेट करने में दिक्कत ना हो। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आके एक्सप्लेन कर दूँगा इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।